सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। देखिए, बहुत लड़कों का ये कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, हिस्ट्री आप लोगों के इतने कहने पर या जो भी कहिए, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैं सोचा था कि बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन बहुत लड़के कमेंट किए कि सर पहले हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद ही आप ये टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, आपका मैथ्स और रीजनिंग भी पैरेलली चलता रहेगा। मतलब कि हर वीक में आपको एक क्लास मैथ्स के और एक क्लास रीजनिंग के भी आएंगे। मतलब एक चैप्टर आपका मैथ्स पढ़ाया जाएगा और एक चैप्टर आपका रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर वीक में। और हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा आपके हर वीक में 2 क्लास हिस्ट्री के होंगे, 2 से 3 क्लास। ठीक है, जिससे आपका पहले स्टार्ट किया जाएगा हिस्ट्री में एंशियंट, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो एंशियंट हिस्ट्री और इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, ये दोनों ज्यादा रटने वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा रटने वाला पार्ट है। लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न में जाते हैं, वहां समझने वाला पोर्शन ज्यादा हो जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा चीज हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे आप कहिएगा कि क्या किए हैं, तो अ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पॉलिटी में किए हैं, और गवर्नर जनरल और वायसराय हम लोग क्यूआर सीरीज में किए हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री में 4 टॉपिक मैंने करवाए हैं: एंशियंट बुक, मिडिवल बुक, मॉडर्न बुक। वो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे। उसके बाद आपको आ, ये भी मिलेगा बुक एंड ऑथर, जो जितना भी बुक एंड ऑथर है पुराना से लेकर सब। उसके अलावा आपको युद्ध, जितने भी युद्ध वगैरह हैं, वो सारी चीज सब, तो ये सब। और हाँ, उसके बाद संस्थापक, जैसे आत्मीय समाज के संस्थापक कौन है, ये इस टाइप के प्रश्न सब जो होते हैं, वो भी मैंने करवा दिया है। तो वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। विश्वास कीजिए, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, वो आपको बहुत यूनिक लगेगा। जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा, उसके लास्ट में अगर कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, तो वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूंगा। यानी कि इसमें अगर कोई चीज छूटता है, ज्यादा चांसेस है ना ही छूटे, 99% चांसेस है कि नहीं छूटेगा। लेकिन अगर हर एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो हट कर, सिलेबस से हट के तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर लोग फंसते हैं। तो उन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करवा दिया जाएगा। जैसे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम तो 20 सेट आपका आएगा। और 20 सेट का मतलब है कि आप पारंगत हो जाओगे जीके में। क्योंकि एक सेट में मैं बहुत चीजें बताता हूँ। तो 20 सेट करवाए जाएंगे, जहां पर आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री। और इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका सिलेबस देख लेते हैं। विषय सूची। सबसे पहला वीडियो जो आज का वीडियो है, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी था। और ये इसमें हम लोग पाषाण काल को पढ़ लेंगे। पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें ही हम लोग आयरन एज ये भी पढ़ेंगे। और कॉपर एज, चैल्कोलिथिक एज, जिसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे इसी में। पाषाण काल, आयरन एज, लौह युग और ताम्र युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग, यानी कि कॉपर के साथ स्टोन को मिलाने, इसी को बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। तो अब हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इसमें भी आपका एक वीडियो आएगा। उसके बाद वैदिक काल। कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही वीडियो में आ जाए, एक वीडियो में आ जाए, ताकि आपका ज्यादा वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, उसके बाद प्राचीन धार्मिक आंदोलन, इसमें एक वीडियो लगेगा, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, शैव और भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय देखेंगे। और मगध का उदय भी उसमें देखेंगे। मगध का ट्रिक है, देखिए, हसीन मासू का ट्रिक है। सबसे पहले मगध में आता है ह से हर्यक वंश, फिर सी, सी का मतलब शिशुनाग वंश, नौ का मतलब होता है नंद वंश, माँ का मतलब होता है मौर्य वंश,
सु का मतलब शुंग वंश, का मतलब कन वंश। इसके बाद भी बहुत सारा वंश पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन वंश वगैरह बहुत सारा, ठीक है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, कलिंग वंश, वाकाटक वंश, ये सब बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन ये ट्रिक है, सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। हसीन मासुका इसका ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ये हमारा छठा टॉपिक है, और ये छोटा सा टॉपिक है, इसको किसी वीडियो के लास्ट में ले लेंगे, इसके लिए अलग वीडियो लाने की जरूरत नहीं है। विदेशी आक्रमण एक छोटा सा टॉपिक है, इसको किसी भी वीडियो में ले सकते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य में एक वीडियो लगेगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी हो जाएगा। फिर सिकंदर का आक्रमण देखेंगे, जो विदेशी आक्रमण में ही पढ़ लेंगे, विदेशी आक्रमण में ही सिकंदर का आक्रमण भी पढ़ लेंगे। उसके बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, कलिंग, वाकाटक, ये सारा एक ही वीडियो में आएगा। छोटा छोटा चीज है, ज्यादा नहीं पढ़ना। प्रथम कौन है, लास्ट कौन है, उसके बाद इसमें फेमस कौन है, ये चीज पढ़ना। पहला शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है, और फेमस कौन है। ठीक है, इसमें सिक्का किस तरह का चलाया गया, ये इस टाइप का कुछ कुछ फेमस क्वेश्चन होते हैं, तो वो देख लेंगे। विदेशी उत्तराधिकारी में जो कि विदेशी आक्रमण वाला था, उसी का पार्ट हिंद यवन के बारे में पढ़ेंगे। शक आक्रमण देखेंगे, पार्थियन पहलव के बारे में देखेंगे, और कुषाण देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हिंद यवन और कुषाण है। शक आक्रमण ये उतना जरूरी नहीं, लेकिन है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं गुप्त काल, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, जिसमें चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त वन जो कि नालंदा की स्थापना करते हैं, स्कंदगुप्त। गुप्त काल का प्रशासन के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हुनों का आक्रमण, जिसने गुप्त की नींव को ढीला किया और गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण बना, हुनों का आक्रमण भी देखेंगे। इसके अलावा गुप्त काल के प्रशासन के में हम लोग आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, ये सब कौन थे, ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, यहां से मध्य स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे, पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, मध्यकाल के जस्ट पूर्व। इसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, या वर्धन वंश भी पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास में आपको एक वीडियो लगेगा, और ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि ये पूरे इतने डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न दक्षिण भारत से गारंटी मैं लेता हूं कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ वंश बस जाते हैं, जैसे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, जिसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो थोड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष को भी देख लेंगे। उसके अलावा कुछ राजपूत का वंश आता है, ठीक है, जैसे कन्नौज का गढ़वाल वंश, दिल्ली का चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सेन वंश, हिंदू शाही वंश, राठौड़ वंश, सोलंकी वंश, कलचुरी चेदी वंश, इन सारे वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। तब हम लोग का ये एंशियंट हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा, पाषाण काल, जो हमारा आज का टॉपिक है, स्टोन एज। इंट्रोडक्शन इतना ही था, ठीक है। फिर मेडिवल जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। अभी पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। सबसे पहले स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले हम लोग हिस्ट्री का स्वरूप देखते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या स्वरूप है। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा, आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। आखिर इस तीनों में अंतर क्या है? इस तीनों में अंतर यह है कि ऐसा काल जिसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है, कहीं भी लिखा हुआ उसके बारे में कुछ भी, ना तो उसकी लिपि मिली है, ना तो कुछ अक्षर संकेत वगैरह कुछ भी मिला है, लेकिन उसका पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग को मिला है। तो ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो हो लेकिन कोई लिखित साक्ष्य ना हो, इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, यानी कि इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। जैसे इस समय क्या क्या मिलता था, औजार मिलती थी, बस्ती थी, अस्थियां, हड्डी वगैरह मिला है, ये सारा चीज मिला है जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। इसलिए हम लोग पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी लिखे। याद रखिए, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ये क्या है? इसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा और लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य मिलने के बावजूद भी आप उसको पढ़ नहीं पाए, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, परंतु इस लिखित साक्ष्य को, उसकी लिपि को, उसके अक्षरों को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसका एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है
उसको वो संकेत के रूप में है और उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हम लोग को पता है, उसका साक्ष्य भी है, लिखित रूप, लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन अब क्या आता है तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखा हुआ भी है और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसको पढ़ लिए समझ लिए कि वो क्या कह रहा है, वो हो जाता है ऐतिहासिक काल में। और जिसमें वैदिक संस्कृति के बाद का जो भी है, वैदिक काल के बाद का जो भी है, वो सारा हिस्ट्री है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका साक्ष्य हमारे पास, और उस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जैसे बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, कहाँ पर क्या हुआ, पहला संगीति कहाँ हुआ, दूसरा, सब पढ़े हैं तब तो बता रहे हैं। जैन धर्म, महाजनपद काल, इसके अलावा देखिए बुद्ध की लिपि, सबसे पहले बुद्ध की लिपि किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, तो चूंकि हम लोग उस हिस्ट्री को पढ़ लिए, तो उस वो हो गया हमारा हिस्ट्री, वो क्या हो गया, हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल में आ गया। ठीक है, तो इस तीनों कालखंड को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए इसका खोज का इतिहास हम लोग को कहां से मिलता है, प्रागैतिहासिक काल का खोज हुआ, इसका इतिहास कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने पलवरम नामक पलवरम एक जगह है तमिलनाडु में, पल्लवरम, पल्लवरम में औजार की खोज की थी। और वो औजार किस युग से संबंधित था, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अ, जो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट है, वो प्रागैतिहासिक काल में, मतलब प्रागैतिहासिक खोज का इनको जनक कहा जा सकता है। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक थे और एक पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, और भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये लाइन बहुत जरूरी है कि इनको भारत में ऐतिहासिक खोज, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी संबंधित थे, तो याद रखना आपको रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला व्यक्ति जो है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके बारे में जानना है। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, लॉर्ड केनिंग, जो कि उस समय वायसराय थे, उन्होंने 1861 में की थी। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं लॉर्ड केनिंग, और इसी पुरातत्व विभाग का क्या बोलते हैं, प्रथम महानिदेशक बना देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक का पद धारण किया था। इसके अलावा हम लोग जानते हैं वर्तमान में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और 2011 में इसका 150 वर्ष पूरा भी हो चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। भारत का सबसे पुराना पाषाण उपकरण कौन है, कहां से मिला, तो ये बोरी महाराष्ट्र से मिला। तो ये प्रश्न पूछ सकता है सबसे पुराना औजार कहां से मिला पूरा पाषाण काल का, तो वो बोरी महाराष्ट्र से मिला, लगभग 14 लाख वर्ष पहले का ये औजार है। इसके अलावा पुरातत्वविद एक थॉमसन थे, थॉमसन का नाम भी आपको याद रखना है, थॉमसन, थॉमसन थे। इन्होंने कोपेनहेग संग्रहालय, जो कि डेनमार्क में है, की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को, यानी कि पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको हम लोग पाषाण काल नहीं बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल का एक पार्ट है पाषाण काल। ठीक है, यानी कि जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कहां के आधार पर, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तु रखी हुई थी उस वस्तु के आधार पर। तो पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। तीनों को पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण काल को भी पढ़ेंगे, कांस्य युग को भी पढ़ेंगे और लौह युग को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और इसका एज डिसाइड कर लिया गया, कालक्रम डिसाइड कर लिया गया। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, और इसका कालक्रम है 25 लाख से 10,000 बीसी, यानी कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व। अब आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा कि बीसी क्या होता है। देखिए सबसे पहले अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, 2026, यानी कि
किसी न किसी समय ये 0 हुआ करता था। 0 का मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म, यानी कि जो ईसा मसीह है उनका जन्म, उनके जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो पीरियड है उसको बोलते हैं ईसवी। ईसवी यानी कि एडी, आफ्टर डेथ। एडी यानी कि आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह के डेथ के बाद। ठीक है, एनो डोमिनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनो डोमिनी। अब इसके पहले आ जाइए तो उसको बोलते हैं बीसी। बीसी यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर हम लोग बोल देंगे, मान लीजिए अगर हम लोग बोल देंगे कि एक बीसी कहाँ होगा, तो 0 के पहले होगा एक बीसी और 0 के बाद होगा एक एडी। तो एक बीसी और एक एडी में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। क्यों? क्योंकि एक इधर जाना पड़ेगा, एक इधर जाना पड़ेगा। उसी तरह आपसे अगर बोलेंगे कि 483 बीसी से 287 एडी के बीच में कितना अंतर होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 483 प्लस 287, तो 730, 8 817 7 में 4 5 2 7, 770 का अंतर होगा। अब समझिए, तो यही है बीसी और एडी का खेला। यानी कि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का बात है, और वो भी 25 लाख से 10,000 वर्ष पहले का बात है। उस समय पूरा पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, जैसे निम्न ही समझिए, निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति। लेकिन अगर आपको पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल में से तीनों में से किसको कहेंगे, आपको मध्य आंसर मारना है। मध्य वाला, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति। फलक का मतलब होता है ब्लेड, ब्लेड। ठीक है, तो ब्लेड बोलिए या फलक बोलिए, बात एक ही है। ब्लेड की संस्कृति, धारदार औजार का यूज किया जाता था, वो ब्लेड वाला यूज, इसलिए इसको इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब आगे आते हैं, इसके लक्षण क्या थे? लोग आखेटक या शिकारी थे, लोग शिकार पर ही जीवित थे। खाद्य संग्राहक थे, यानी कि अगर कल खाना नहीं मिला तो क्या होगा, खाने को बचा के रखते थे, संभाल के रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। तो खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे लोग। पशुपालन का ज्ञान नहीं था उस समय। पशु, क्योंकि लोग शिकारी थे, वो पशु कोई भी, मान लीजिए गाय है या भैंस है या बकरी है, लोग सीधा उसको मारते थे, मार के खा जाते थे। उनको पता ही ना था कि अगर इसका हम लोग पशुपालन करेंगे तो इससे हमको दूध मिलेगा। पशुपालन का ज्ञान लोगों को नहीं था। उसके अलावा आग का ज्ञान तो था, मतलब आदमी को पता है कि आग होता है, लेकिन आग का यूज कैसे करे उसका ज्ञान नहीं था, परंतु उस उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आग का ज्ञान था कि नहीं था, तो यस, पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था, परंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद औजार की बात करें, इसमें औजार स्फटिक या क्वार्जाइट, स्फटिक या क्वार्जाइट औजार यूज होता था। सल्क या ब्लेड, ब्लेड जिसको फलक बोलते हैं, ये यूज होता था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि चापर चापिंग पेबुल उपकरण कहाँ मिला है, तो ये मिला है सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद मद्रास के पास क्या मिला? मद्रास के पास हैंड एक्स उपकरण मिले, यानी कि कुल्हाड़ी, जैसे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, इस टाइप का जो चीज है उसको हैंड एक्स बोलते हैं। एक्स का मतलब होता है ये कुल्हाड़ी। ठीक है, हैंड एक्स यानी कि हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी। तो हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, ये सारा चीज हैंड उपकरण में आ जाएगा। अब कुछ स्थलों के नाम देख लेते हैं जो फेमस है, जैसे अतिरम पक्कम, इसका एक्चुअली में नाम है अतिर पक्कम, लेकिन याद करने के लिए बताया गया है अतिरम पक्कम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अतिरम पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट के एक मित्र थे, किंग, किंग के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और आपको याद रखना है कि किंग जो है, अभी तक कितना नाम हम लोग देखें, एक तो रॉबर्ट ब्रूस फूट हो गए, एक थॉमसन जो कोपनहेगन वहां से थे, कोपनहेगन संग्रहालय से 3 पार्ट में डिवाइड किए थे उसको, और एक व्यक्ति का नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। 4 व्यक्ति का नाम हम लोग देख लिए। ठीक है, किंग का नाम भी देख लिए। तो किंग ने अतिरम पक्कम तमिलनाडु की खोज की। ठीक है, हथनौड़ा का बात करें जो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में है, इस जगह से मानव की खोपड़ी का के कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था। मानव की खोपड़ी का जो कंकाल होता है उसका पहला साक्ष्य मिला था। उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं का बात करते हैं, ये भी मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में है, और 1000 से ज्यादा गुफाएं जो हैं वो यहाँ पर पाई गई। गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। और याद रखिएगा, इसमें किस प्रकार की गुफा चित्रकारी मिली है, तो पूरा पाषाण काल,
और नव पाषाण काल, तीनों पाषाण काल का साक्ष्य इसमें मिला है। तो भीमबेटका की गुफा को की जो ऐतिहासिक महत्व है इसका, उसको देखते हुए यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, क्योंकि यहाँ से तीनों पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। तो भीमबेटका ये 30,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना। 30,000 साल बोल दिए, सोचिए ना, 30,000 साल गलती बोल दिए। ये देखिए 25 लाख से 10,000 BC, ठीक है। हाँ सही में 30,000 साल से ज्यादा पुराना, ठीक बोले हैं। चलिए आगे आते हैं। 30,000 वर्ष से ज्यादा पुराना, 30,000 वर्ष से ज्यादा पुराना। उसके बाद मिर्जापुर जो यूपी में है, वहां पर एक बेलन नदी घाटी है। वहां पर क्या मिला है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डी से बना हुआ एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और ये पूरा पाषाण काल की मूर्ति है। उसके अलावा मिर्जापुर यूपी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। तीनों पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले? भीमबेटका से। और तीनों पाषाण काल के औजार कहां से मिले? तो वो मिले मिर्जापुर यूपी से। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को खोजने का श्रेय 1867 में एक विद्वान थे C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल के द्वारा खोजने का श्रेय जाता है। एक और साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख लीजिए, पुरातत्वविद है ये। और मध्य पाषाण काल का काल क्या है? 10,000 से 4,000 BC, 10,000 से 4,000 BC। और यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई, यानी कि लोग पहले केवल शिकार करते थे, जानवरों को मार के खा जाते थे, लेकिन अब कुछ जानवरों को ये शिकार करने के अलावा पालने भी लगे, तो यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत स्टार्ट हो गई। और सबसे पहला जानवर किसको पशु बनाया गया था? वो था कुत्ता, जिसका साक्ष्य हम लोग को मिला है। औजार की बात करें, अब हम लोग को औजार क्या होता है? माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी कि औजार और भी धारदार हो गए। पहले क्या था? पहले जो औजार यूज होता था वो था आपका स्फटिक या क्वार्जाइट, लेकिन अब औजार माइक्रोलिथ हो गया, यानी कि और भी सूक्ष्म, माइक्रो यानी कि छोटा, और पतला कर दिया, धारदार बना दिया गया उसको। कुछ स्थल है जो आपको याद रखना, जैसे बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि MP में है। बागौर और आदमगढ़ यहाँ से 5,000 BC में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला, यानी कि आपसे पूछेगा पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां से मिला है? तो बागौर और आदमगढ़ से, ठीक है। उसके बाद लेखहिया जो कि इलाहाबाद यूपी में है, सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले। आपसे पूछे थे कि मानव की खोपड़ी का कंकाल पहला कहां मिला, तो देखिए मानव की खोपड़ी का, देखिए मानव खोपड़ी का पहला हथनौड़ा से मिला था। तो ये इस टाइप का प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद लेखहिया तो पढ़ लिए, सर्वाधिक मानव कंकाल यहां से मिला है। चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद मध्य प्रदेश में है, यूपी में, गलती से लिख दिया, इसको हम लोग थोड़ा सुधार लिया जाए, इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी में है, ठीक है। यहाँ पर मृद भांड का, यानी कि मृद भांड किसको बोलते हैं? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो भी बर्तन या फिर कुछ भी चीज बनाते हैं, पॉट, तो वो आपको मृद भांड होता है। तो मृद भांड का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिला? चौपानी मांडो जो इलाहाबाद के पास है। और कुछ स्थल देखते हैं, 3 स्थल और है जरूरी। सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, महदाहा ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है, और दमदमा ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है। तीनों प्रतापगढ़ यूपी में है। अंतर क्या है? तो देखिए सराय नाहर राय में क्या मिला? युद्ध का साक्ष्य मिला है, पहला युद्ध का साक्ष्य यहीं पे मिला है। 4 नर कंकाल एक साथ मिला है, 4 आदमी का कंकाल यहाँ पर एक साथ मिला है। और स्तंभ गर्त भी मिला है, स्तंभ गर्त, ठीक है, ये भी मिला है। महदहा से क्या मिला है? मृग श्रृंग के छल्ले, यानी कि हिरण का जो सिंग होता है उसका हम लोग को छल्ला मिला वहां पे। हड्डियों का उपकरण मिला है। और स्त्री पुरुष युगल समाधान, यानी कि कपल का समाधान, यानी कि पुरुष के साथ महिला एक साथ मतलब दफनाई हुई मिली है, तो वो महदहा से मिला है। दमदमा की बात करें तो 3 नर कंकाल एक साथ मिला, वहां पे 3 नर कंकाल एक साथ मिला है। तो और 5 युगल समाधान। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि स्त्री पुरुष का युगल समाधान सबसे पहले कहां मिला? तो महदहा। लेकिन 5 अगर वर्ड यूज कर दिया युगल समाधान तो ये दमदमा से मिला है। उसके बाद आपसे पूछेगा 4 नर कंकाल, तो सराय नहार राय, और 3 नर कंकाल दमदमा। यहां पर अंतर आपको समझना है। अब आ जाते हैं नव पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। ये आपका 10,000 से 1,000 BC आता है। अब आप बोलिएगा कि सर मध्य पाषाण काल तो आपका 4,000 BC तक था। देखिए
मध्यपाषाण काल आपको 10,000 से 4,000 तक था, फिर आप यहाँ पर 10,000 से 1,000 कैसे कर दिए? तो कॉमन हो गया सर, ये तो 10,000 से 4,000। तो हाँ ऐसा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये कॉमन है। कुछ पीरियड ऐसा है जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में कॉमन है, मिक्स है। लेकिन 4,000 से 1,000 तक का जो बीसी का जो पीरियड है वो पूरा वो नवपाषाण काल है। यानी कि 4,000 से पहले वो नव भी हो सकता है और मध्यपाषाण काल भी हो सकता है, लेकिन 4,000 से 1,000 तक वो नवपाषाण काल ही है। तो 10,000 से 1,000 वाला जो है वो नवपाषाण काल में आता है। अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे इसके लक्षण क्या है। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई, लोग खेती करने लगे। अगर आपसे पूछेगा कि पहला फसल क्या उगाया, तो जौ, आंसर मारना जौ। लेकिन जौ का यूज लोग धार्मिक कार्य में यूज करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह सब में यूज करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछे खाद्यान्न के लिए, खाने के लिए पहला फसल कौन उगाया, तो गेहूं। तो यहाँ पर लोग फंसते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर यहाँ पर जौ मारे थे गलती हो गया। तो जौ का तो यूज पूजा के लिए हो रहा है, अनुष्ठान के लिए यूज हो रहा है, धार्मिक कार्य के लिए यूज हो रहा है। तो कृषि की शुरुआत तो हुई, तो पहला फसल जौ। अगर आपसे पूछेगा पहला फसल क्या उगाया गया, तो जौ। लेकिन आपसे पूछेगा पहला खाद्यान्न क्या उगाया गया, तो आंसर हो जाएगा गेहूं। यही आपको अंतर याद रखना है। चावल और मक्का भी उगाया गया उस समय। उसके बाद चूंकि कृषि की शुरुआत हो गई तो लोग स्थायी रहने लगे, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। पहले दौड़ दौड़ के शिकारी जीवन, घुमंतु जीवन करते थे, मारते थे, पीटते थे, जगह चेंज करते थे, जानवरों की हत्या करते थे। लेकिन अब कृषि करने लगे तो वो एक जगह पर टिक गए, स्थायी जीवन हो गया उनका। अब आग के उपयोग की जानकारी मिली। देखिए आग के बारे में जानकारी था कब, पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन आग का उपयोग का जानकारी नहीं था। आग के उपयोग, आग का यूज कैसे करें, इसकी जानकारी नवपाषाण काल में हुई। कुंभकारी का भी ज्ञान हुआ और पहिए का आविष्कार भी इसी समय हुआ। चलिए अब इसके औजार देख लेते हैं कि नवपाषाण काल में किस किस औजार का यूज हुआ था। तो इसमें स्लेट पत्थर के औजार प्रयोग होते थे। आपको पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था और नवपाषाण काल में क्या था, तीनों कंपेयर करके पढ़ना है। आगे स्थल देख लेते हैं कुछ नवपाषाण काल के। सबसे पहला है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर यूपी में है, और इससे 8,000 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व के कृषि और चावल के साक्ष्य मिले हैं नए खोजों के अनुसार। और दूसरा है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसमें इसका साक्ष्य 7,000 बीसी का कृषि का साक्ष्य है, और ये पुराने खोजों के अनुसार। नया खोज में लहुरा देव को मेहरगढ़ से ज़्यादा पुराना माना गया है। इसीलिए पहले का जो एग्ज़ाम होता था उसमें मेहरगढ़ को भी कभी कभी आंसर दे देता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, लहुरा देव को फर्स्ट ऑप्शन रखना है, सेकेंड ऑप्शन मेहरगढ़ को, और थर्ड ऑप्शन है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से 6500 बीसी के चावल का साक्ष्य मिला है, यानी कि सबसे पुराना है 8,000 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 8,000 साल पहले सबसे पुराना हो गया ये। और याद रखिएगा जो मेहरगढ़ से जो हम लोग को कृषि का साक्ष्य मिला है उसमें ये भी याद रखना है कि पालतू भैंस का भी सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। यानी कि हम लोग कुत्ता का तो साक्ष्य पढ़ लिए, सबसे पुराना कुत्ता था, ठीक है, लेकिन भैंस पालने का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिलता है। चिरांद जो कि सारण बिहार में है, वहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं। अच्छा, ये इस तीनों को याद कैसे करेंगे, LMK यानी कि लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा, इस तीनों से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कृषि और चावल बोलेगा तो लहुरा देव, सबसे पुराना बोलेगा तो वो भी लहुरा देव। उसके बाद 7,000 बीसी का कृषि साक्ष्य ये मेहरगढ़, और केवल चावल बोलेगा तो वो कोल्डिहवा। आगे आते हैं, पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, जैसे मेहरगढ़, राना घुंडई, मुगल घुंडई, पेरियानो घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट, ये सारे पाकिस्तान के नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण जगह के नाम हैं। कश्मीर में देखिए 2 जगह आपको याद रखना है, एक तो बुर्ज होम और दूसरा गुफा कराल। दोनों में अंतर क्या है, बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, जबकि गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफा कराल से क्या मिला है, कृषि और पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है हम लोग को। जबकि बुर्ज होम, यहाँ पर क्या मिला है, लोग गड्ढे में रहते थे, यानी कि गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि पूछ देगा कहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं बुर्ज होम से। और शिकार और मछली पालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये भी बुर्ज होम से मिला है।
एक कब्र मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का, यानी कि एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, वो बुर्ज होम से मिला है। यानी कि ये साफ पता चलता है कि आदमी को कुत्ता पालने लगे थे, शिकार करना छोड़ दिए थे, पशुपालन करने लगे थे, क्योंकि आदमी को कुत्ता इतना प्यारा हो गया कि मालिक के साथ कुत्ता दफना दे। इससे पहले हम लोग युगल का पढ़े थे, युगल का मतलब दफनाने का, कपल लोग को दफनाने, यानी कि एक महिला एक पुरुष अगर प्यार करते हैं तो उनको दफनाया साथ में जा रहा है, यानी कि अब मालिक अपना कुत्ता के साथ दफनाया जा रहा है, यानी कि वो कुत्ता को पालतू बना लिया, इतना प्रेम है दोनों में। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में महापाषाण काल। देखिए महापाषाण काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कब्र के कारण इसको महापाषाण काल बोलते हैं, यहाँ पे कब्र मिला है। और दक्षिण भारत में दो ही चीज़ का साक्ष्य ज़्यादा मिलता है, रागी और धान की खेती का। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य स्थल प्राप्त हुए हैं, ज्ञात हुए हैं। और संगनकल्लू एक है कर्नाटक में जगह, वहाँ पर राख का ढेर मिला है और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, संगनकल्लू। ठीक है, और संगनकल्लू क्यों फेमस है आपको कमेंट करके बताना है। आगे अब हम लोग आते हैं लौह युग यानी कि आयरन एज। ठीक है, लौह युग में लोहे का प्रयोग होता था और इसका पहला प्रमाण मिलता है अतरंजी खेरा जो कि एटा यूपी में है। और इसका दूसरा प्रमाण लौह युग का मिलता है हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर जहाँ पर गंगा नदी बहती है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चित्रित घूसर मृदबांड की शुरुआत कब हुई, लौह युग से हुई। तो देखिए इस टाइप का बहुत क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपसे पूछेगा BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड मृदभांड, यानी कि काला और लाल मृदभांड कहाँ मिला है, तो ये ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल से लेकर बाद तक इसका साक्ष्य मिला है। BRW यानी कि ब्लैक और रेड कब मिला है, हड़प्पा काल से लेकर बाद तक, और ताम्रपाषाण काल में भी ये मिला है। और बात करते हैं गैरिक मृदभांड, यानी कि गैरिक यानी कि ये ग्रे कलर का होगा, याद रखिएगा, ग्रे कलर का, इसको OCP भी बोलते हैं। तो OCP का साक्ष्य मिला पूर्व वैदिक काल तक, यानी कि वैदिक काल से पहले तक, यानी कि हड़प्पा काल से जस्ट बाद और वैदिक काल से पहले का। और चित्रित घूसर मृदभांड PGW, इसका साक्ष्य मिला है उत्तर वैदिक काल में। एक तो लौह युग में मिला था चित्रित घूसर मृदभांड, और एक उत्तर वैदिक काल में भी इसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृदभांड, इसका साक्ष्य मिला वैदिक काल से मौर्य काल तक। तो ये आपको याद रखना है, इसका कालखंड कब से कब तक क्या मिला है। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक एज। देखिए ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब हो गया कॉपर, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि तांबा के साथ पत्थर का यूज करेगा तो वो चैल्कोलिथिक एज हो जाता है। अब देखिए इसमें 4 संस्कृति का जिक्र किया है, मालवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। मालवा संस्कृति 5000 BC में है, गणेश्वर संस्कृति 2800 से 2200 BC, आहार संस्कृति 2100 से 1400 BC और जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है। देखिए ये मालवा संस्कृति जो 5000 BC में है, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला है। अगर आपसे लौह काल का पहला साक्ष्य तो याद कीजिए अतरंजी खेरा। देखिए लौह युग का पहला प्रमाण अतरंजी खेरा और ताम्रपाषाण का पहला साक्ष्य आपका मालवा संस्कृति। उसके बाद गणेश्वर संस्कृति की बात करें तो ये राजस्थान में है, बनास संस्कृति भी इसको बोलते हैं। आहार संस्कृति राजस्थान में तांबे का भंडार वाले जगह पर ये आहार संस्कृति, जैसे ताम्बवती और गिलुंड, और ये आहार संस्कृति को आहड़ भी बोला जाता है, और ये हड़प्पा के समकालीन है, जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय का ये भी है। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है, कौन कौन सा जगह देख लेते हैं, दैमाबाद, जोड़वे, नेवासा, नासिक, चंद्रौली, सोनारगांव, इनामगांव। ठीक है, अब देखिए नोट, ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि चैल्कोलिथिक एज का सबसे ज़्यादा शोध कहाँ किया गया, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में। देखिए सबसे ज़्यादा शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में किया गया था। दैमाबाद का बात करिए, जो दैमाबाद है जो कि जोड़वे संस्कृति से संबंधित है, ये दैमाबाद रथ यानी कि तांबे का रथ के लिए और बस्ती मकान की किलाबंदी यानी कि दुर्गीकरण के लिए फेमस था। आपसे पूछेगा मकान की किलेबंदी या दुर्गीकरण के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो दैमाबाद। दौ से दैमाबाद, दौ से दुर्गीकरण, बस ऐसे याद रखिए। और तांबे का रथ भी मिला है यहाँ से। इनाम गांव जो है वहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है और 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। उसके बाद बात करें कायथ, एरन और नवदा टोली, इस तीनों जगह को हम लोग कायथ संस्कृति बोलते हैं और ये मध्य प्रदेश में है। कुछ घाटी देख लेते हैं, जैसे कि आपका
यहाँ पर है कोर्तलायर घाटी, ठीक है। कोर्तलायर घाटी तमिलनाडु में है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, बनास घाटी राजस्थान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, ठीक है। और हम बेलन घाटी या सोहन घाटी भी आपको पढ़ाए थे, जैसे देखिए यहाँ पर आपको याद दिला दें, देखिए आपको तुरंत याद दिलाते हैं, कहाँ गया सोहन घाटी, इधर ही था, देखिए चापर चापिंग पेबुल उपकरण सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से मिला है। अब चलिए एक और दिखा देते हैं आपको, मिर्जापुर बेलन नदी घाटी में पड़ता है और यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है पूरा पाषाण काल की। तो देखिए ये जो आपका घाटी है वो संबंधित है पाषाण काल से, इसीलिए यहाँ लिखा गया है। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बनास घाटी राजस्थान, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश और कोर्तलायर घाटी तमिलनाडु। तो ये था मेरा आज का पाषाण काल का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। धन्यवाद।